हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ टेलीविज़न के इतिहास की एक बहुत ही यादगार जोड़ी के बारे में, जो आज के तारीख में अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत खुश है। इनका आपस में एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन एक ज़माने में वास्ता था और इनका एक ही रास्ता था, और ये उस रास्ते पर हाथों में हाथ डालकर चलते थे और अपने इश्क की बातें किया करते थे। अपने आप को जो है मैरिड बताया करते थे कि भाई मन से तो हम एक दूसरे को अपना मान चुके हैं। कि वो कहावत है ना कि बिन फेरे हम तेरे। जी हाँ, ये इस तरह के स्लोगन ये दोनों गाया करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमित साध और नीरू बावजा के बारे में। नीरू बावजा और अमित साध का ऑलमोस्ट 7-8 साल का रिलेशनशिप था, और वो टूटा। और उसके बाद जो है इन दोनों ने अपनी अपनी राहें अलग कर ली। तो आज मैं इनके भूले बिसरे किस्सों के बारे में बात करूँगी कि ये कैसे मिले और इनका क्यों ब्रेकअप हुआ होगा। देखिए, रियलिटी तो यही लोग जानते हैं, क्योंकि एक मर्द और औरत के बीच में एग्जैक्टली क्या सिचुएशन होती है वो उस कमरे की दीवारों को पता होता है। पर अफसोस वो दीवारें बोल नहीं सकती हैं। जी हाँ, जिस कमरे में मर्द और औरत इकट्ठे रहते हैं, उसकी जो कमरे की दीवारें होती हैं वो बहुत सारी चीज़ों की गवाह होती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बोल नहीं सकती। और एक तरीके से अच्छा है कि वो बोल नहीं सकती हैं, क्योंकि अगर हमारे अकॉर्डिंगली वो बोलेंगी तो हमें फ़ायदा होगा। लेकिन कभी कभी कुछ बातें होती हैं जो आप कभी चाहते ही नहीं कि ज़िंदगी में किसी को पता चले, तो अगर वो भी बातें वो करने लग गई तो क्या होगा। तो बस मैं यही कहूँगी कि इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ था ये तो ये दोनों बेहतर जानते हैं। और शायद कुछ बहुत ही ख़राब हुआ था कि इतने साल का रिलेशनशिप तोड़ के इन्होंने किसी और का हाथ थाम लिया। ख़ास तौर पे जो नीरू बावजा हैं, आज की तारीख में मैरिड हैं और इनकी 3 बच्चियां हैं। और नीरू खुद भी एक बहुत ही कामयाब पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस रह चुकी हैं, अभी भी काम कर रही हैं, और उन्होंने एक फ़िल्म डायरेक्ट भी की थी। तो नीरू बावजा ने तो बहुत नाम अपना अचीव कर ही लिया है। इनफैक्ट नीरू की अगर मैं स्ट्रगलिंग पीरियड की बात करूँ तो जो नीरू थी वो भी कनाडा से आई थी और फिल्मों में काम करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उनको देवानंद साहब की एक फ़िल्म भी मिली थी, मैं 16 बरस की, लेकिन वो बरसों पुरानी वो फ़िल्म है, वो किसी को भी याद नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये फ़िल्म के बारे में कोई जानना भी चाहेगा। क्योंकि कई बार इतने बड़े बड़े ब्रेक्स मिलते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ आपको काम करने का मौका भी मिलता है, लेकिन वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान और फीका पकवान। ऐसी ही बात शायद मुझे लगा कि इस फिल्म के साथ भी हुई होगी, क्योंकि इस फिल्म के बावजूद भी नीरू को कोई खासा नहीं मिला है। नीरू को जो है धीरे धीरे जो है पहचान मिली। टेलीविज़न पर नीरू ने शुरुआती दिनों में बहुत काम किया। मैंने एक तरीके से नीरू और अमित दोनों की जर्नी देखी है। दोनों की अगर पर्सनल लाइफ की मैं बात करूँ तो दोनों स्ट्रगल कर रहे थे। नीरू जहाँ पर एक परदेश से आई, यानी कि कनाडा से आई हुई लड़की जो है हिंदुस्तान में मुंबई जैसे शहर में अपना मुकाम हासिल कर रही थी, तो उधर अमित साध भी बहुत यंग एज में वो अपनी फैमिली से अलग हो गए। उनके पेरेंट्स भी दुनिया से चले गए, तो वो अकेले खुद को जो है सेटल कर रहे थे, संभाल रहे थे। और जो अमित का भी डेब्यू था वो टेलीविज़न से ही हुआ था, और क्यों हो गया ना, नहीं क्यों हो गया नहीं, बल्कि उनके सीरियल का नाम था क्यों होता है प्यार, जो सन 2002 में आता था स्टार प्लस पे, जो नीना गुप्ता के प्रोडक्शन हाउस में बना हुआ सीरियल था। एक लव स्टोरी बेस्ड सीरियल था। वहाँ से जो है अमित साथ की जो है पारी शुरू होती है, और फिर एक शो जो शायद स्टार 1 पर शुरू हुआ था, गन्स एंड रोजेस करके, जहाँ पर नीरू और अमित की मुलाकात हुई, और वहीं से जो है उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। देखिए क्या होता है ना
पहले के ज़माने में जो लड़का लड़की होते थे, यानी किसी सीरियल के जो लीड एक्टर्स होते थे, उनको काम करते करते जो है एक दूसरे से अट्रैक्शन हो जाती थी और फिर बात शादी तक पहुंच जाती थी। लेकिन कुछ ऐसे भी कपल्स थे जो पहले शादी करने से पहले लिव इन में रहते हैं और फिर बाद में शादी करते हैं, और कुछ ऐसे कपल भी होते हैं जो सिर्फ लिव इन में रह पाते हैं पर शादी तक उनकी बात नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि वो उनको एक बात समझ में आ जाती है कि जो सिनेरियो हम लोग सेट पर देखते हैं, देखिए एक छोटा सा शॉट फिल्माने के लिए भी आपको कितने रीटेक्स देने पड़ते हैं, एक आपको टच करने में, एक गले लगाने में भी आपको कितने रीटेक्स देने पड़ते हैं। तो ऐसा करते करते आपको अट्रैक्शन हो जाता है, इन्फैचुएशन हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, और आपको लगता है जब आप इस परिस्थिति में सर्वाइव कर सकते हो तो बाहर की परिस्थितियों में भी आप सर्वाइव कर सकते हो। और कई कपल ये सोचकर जो है फटाफट शादी भी कर लेते हैं, कुछ लिव इन में भी रहते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि नहीं भाई हमें कैसे अपनी मैरिज को आगे लेके जाना है। लेकिन हर कपल के साथ ऐसा नहीं होता, कभी कभी सीरियल में काम करते करते प्यार भी हो जाता है और फिर उनको लगता है कि नहीं यार मुझे ये सीरियल नहीं करना है, मुझे अपने आप को और एक्सप्लोर करना है, तो वो फिर उस सीरियल से निकल कर कुछ अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसी दौरान उनको ये रियलाइज़ होता है, क्योंकि जब वो उस शख्स से दूर जाते हैं तब उनको जो है ज़िंदगी की एक नई पारी खेलना दिखाई देता है, ज़िंदगी के कुछ अलग पहलुओं का समझ में आता है, और सबसे बड़ी बात है अपने आप को जानने को मिलता है। क्योंकि आप एक एक टेलीविज़न के सेट पर, शूटिंग के सेट पर माहौल बिल्कुल अलग होता है, आप किरदार में इस तरह डूब जाते हैं कि आप जिससे आपको प्यार होता है वो भी एक किरदार ही प्ले कर रहा होता है, और आपको लगता है कि भाई ये असल ज़िंदगी में भी इसी किरदार को चिपका के रहेगा। लेकिन हर कोई ऐसा रहता नहीं है, किरदार एक लिबास की तरह होता है और एक एक्टर उसे एक लिबास की तरह ही जब शॉट शुरू होता है तो पहन लेता है, जब शॉट ख़त्म होता है, पैकअप होता है तो उतार देता है। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये लिबास ज़िंदगी भर हमारे साथ में रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब वो इंसान शूटिंग से, उस माहौल से अलग जाकर कुछ करता है तब वो अपने आप को जान पाता है, उसको एक नया किरदार मिलता है और उस किरदार को निभाकर उसे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो ये नहीं ये करना था। इनफैक्ट अगर वो किरदार नहीं भी निभाता है तो वो अपने आप के साथ वक्त बिताता है और वो अपने आप को एक्सप्लोर करता है। जब वो अपने आप को एक्सप्लोर करता है तो वो सामने वाले पार्टी को भी एक्सप्लोर करने शुरू कर देता है, अपने रिलेशनशिप को भी एक्सप्लोर करने लग जाता है। तब उसको लगता है कि ये जो भी घट रहा था वो एक इमोशनल था, प्रैक्टिकली हम दोनों बहुत अलग हैं। लेकिन क्या होता है कि आप सोचते हो कि नहीं यार एक रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए, मैं शायद बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो एक स्टेप लेते हैं लिव इन में जाने का, जो कि मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा एक गलत डिसीजन होता है। आप ये कहते हो कि भाई बिन फेरे हम तेरे, ये स्लोगन आप कितना भी गा लो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको अगर सोसाइटी में, समाज में आपको एक रिस्पेक्ट चाहिए, आपको एक फैमिली बनानी है, तो आपको शादी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ये विदेश नहीं है, ये पश्चिमी सोच नहीं है हमारी। वहाँ पर लोग बिना शादी करे भी फैमिलीज़ बना लेते हैं और कोई उन पर प्रश्न नहीं उठाता, क्योंकि वहाँ का कल्चर, माहौल बहुत अलग है। लेकिन यहाँ हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, प्लस जो बच्चों के बारे में हमें लेकर जो हमारी सोच है, बच्चों की साइकोलॉजी को लेकर जो हम सोचते हैं, हालांकि आजकल के माँ बाप तो नहीं सोचते, लेकिन जो जेन्युइन लोग होते हैं वो अपने बारे में और अपने होने वाले बच्चों के बारे में भी सोचते हैं कि नहीं भाई इस रिलेशनशिप को नाम तो देना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि फिर लोग जो है इमोशनल होकर शादी कर लेते हैं और फिर उन शादी को चला लेते हैं, चल जाता है, कोई एक कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आप नहीं खुद को टॉर्चर कर सकते, आप जानते हो कि भाई साथ रहकर आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाती है, लेकिन आप जब बैकआउट करने लगते हो रिलेशनशिप से तो सामने वाला बंदा या बंदी आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। स्पेशली लड़कियों के साथ ये बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि लड़कियों को लगता है कि हम लिव इन में रहे, हमने अपने आप को यूज़ होने दिया, हमने इतना वक्त दिया, इतना टाइम दिया, सब कुछ दिया, और अब ये बंदा हमें या बंदी हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं।
वो इमोशनल ब्लैकमेल होनी शुरू हो जाती है और फिर अच्छा खासा जो रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक बन जाता है। देखिए, सबसे पहले तो गलती जो लड़का लड़की करते हैं लिव इन में रहकर, ये सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ पर फिर जो है झुकना पड़ता है। कुछ चंद एक लोग होते हैं जो नहीं झुकते हैं, लेकिन जो नहीं झुकते हैं तो ज़िंदगी भर उनके पार्टनर उनको रियलिटी शो में जा जाकर बदनाम करते हैं। भले ही वो किसी और के साथ मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिखाते हैं कि देखो मैंने रिलेशनशिप में कितना दिया था, और एक दिन वो बंदा सामान उठा के चला गया, पलट के मुझे देखा भी नहीं। आप शायद समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ये ज़िंदगी भर का एक इल्ज़ाम जो है मत्थे मढ़ दिया जाता है। ठीक है, अगर मैं इमोशनल पॉइंट से सोचूं तो यस, बुरा लगता है। बुरा क्यों नहीं लगता है कि भाई ऐसे कैसे कैसे, वाई, क्यों ऐसे आप इतना वक्त दे रहे हो किसी को, तो वो कैसे आपको छोड़ के जा सकता है? आप अपना तन मन धन उस शख्स पे लुटा चुके हो, तो आप कैसे वो आपको छोड़ सकता है? लेकिन अगर आप थोड़ा सा ब्रॉड विजन अगर आप डाल के देखो, अगर आप एक जेन्युइनली इंसान से प्यार करते हो, उसे पसंद करते हो, तो अगर वो इंसान आपके साथ खुश है ही नहीं, तो उससे शादी करके या उसके बच्चे पैदा करके आप उसको हासिल नहीं कर सकोगे। मैंने अपनी खुद की ज़िंदगी में अपने लिए हमेशा से एक रूल रखा है कि जो भी मेरे साथ में है, मेरे करीब है, मेरा उसके साथ कितना क्लोज़ का रिलेशन है, मैं उसको कभी भी बांध के ना रखूं। मैं हमेशा उसको जो है प्रोत्साहित करूं कि वो शख्स, वो इंसान जो है मेरे बगैर भी अपनी लाइफ अच्छे से जी सके, और मुझसे कभी भविष्य में अगर उसे कभी मुझसे दूर भी जाना हो तो मेरी तरफ से उसको बंधन ना लगे। क्योंकि आप किसी भी शख्स को या किसी भी रिश्ते में अगर आप सामने वाली पार्टी को आज़ादी नहीं दोगे, उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं दोगे कि नहीं, जाओ अपनी ज़िंदगी बनाओ, अपने आप को पहचानो, अपने आप को फाइंड आउट करो, तो वो रिलेशनशिप कभी भी जेन्युइन नहीं होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में यही देखा है। ठीक है, हमें फ़ील होता है कि यार वो इंसान चला गया या चली गई या कोई भी हो, उसने हमारी को वैल्यू नहीं दी, उसने एक बार भी नहीं सोचा। ठीक है, मैंने उसे नहीं रोका, लेकिन उसे भी तो सोचना चाहिए था, उसे भी तो मेरी एक वैल्यू रखनी चाहिए थी। लेकिन वो सारी बातें सही हो सकती है, बट एट द एंड ऑफ द डे दिल के किसी कोने में मुझे लगता है कि नहीं यार, वो अपनी ज़िंदगी बना रहा है या बना रही है, उसको एक हैप्पीनेस मिल रही है, तो वो क्यों ना वो हासिल करे। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये एक बहुत यंग एज में ये चीज़ रखी है कि मैं कभी भी किसी को लाइफ में ना इमोशनल ब्लैकमेल ना करूं। हाँ, बहुत क्रॉनिक सिचुएशन है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन क्या होता है कि आपके पास आप हर चीज़ समझते हो। कभी कभी लोग जानते हैं कि हमारा रिश्ता जो है वो बेदम है, उसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी वो पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं। और यही एक सबसे बड़ी आपकी हार होती है, जब आपको किसी इंसान को बांधना पड़ जाए कि भाई ये छोड़ के मुझे ना आ जाए, तो आप सोचो कि आपका रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है और कहाँ जाएगा, और इस रिलेशनशिप की मंजिल क्या है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। खैर, मैं बात करूँगी नीरू और अमित की। तो ये लोग तन्हा थे, अकेले थे, और इनको एक दूसरे से प्यार हुआ, इन लोगों ने साथ में रहना शुरू किया। और अमित ने नीरू को बहुत सपोर्ट भी किया करियर में, क्योंकि डेफिनेटली नीरू में बहुत टैलेंट था, वो बहुत अच्छी डांसर रही है। मैंने उन्हें नच बलिए सीज़न 1 में भी देखा है। लेकिन वही वाली बात है कि धीरे धीरे जो है, जब एक पार्टनर आगे बढ़ने लगता है तो जाहिर सी बात है उसका वक्त, उसका शेड्यूल टाइट होने लगता है, वो दूसरे पार्टनर को अपने टाइम नहीं दे पाता है। प्लस जो थोड़ा सा अनसक्सेसफुल पार्टनर होता है उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है, उसको लगता है कि यार मैं कमा नहीं रहा हूँ या कमा नहीं रही हूँ। ख़ास तौर पे ये चीज़ें लड़कों को थोड़ी लगती हैं कि भाई मैं अब कमा नहीं रहा हूँ, मेरा करियर नहीं चल रहा है। क्योंकि अमित के करियर में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, अमित को अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ से अमित को इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना कि वो डिज़र्व करता था अपने टैलेंट को लेकर। अगर मैं बात करूँ तो अमित जो है बिग बॉस सीज़न 1 में भी आ चुके हैं, और वहाँ पर भी अमित का जो बिहेवियर था,
अमित सबसे ज़्यादा एरोगेंट और शॉर्ट टेम्पर गाय था। लेकिन मैं कहूँगी कि वो जो भी था वो जेन्युइन था, क्योंकि बिग बॉस सीज़न 1 एक जेन्युइन, मुझे लगता है जैसे आज बिग बॉस में जो है कोई भी आपको जेन्युइन नहीं लगेगा, शायद मुश्किल से कोई एक शख्स भी जेन्युइन आपको दिख जाएगा, वो भी शायद चैनल का उस पर हाथ है तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस है। अदरवाइज़ एक वक्त हुआ करता था जब बिग बॉस में वाकई कंटेस्टेंट का गुस्सा, बिहेवियर, एंगर, हंसी, जोक, स्ट्रैटेजीज बड़ी ऑर्गेनिक होती थी। अब तो खैर अगर वो सही भी कर रहे होंगे तो भी वो आपको नहीं लगेंगे। एंड आई डोंट नो कि हो सकता है वो तब भी सही नहीं कर रहे होंगे, तब भी वही कोई स्क्रिप्ट प्लान कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग इतने मासूम थे कि वो मासूमियत आज इतने साल हो गए हैं तब भी हम उसे जेन्युइन मान रहे हैं। पता नहीं क्या बात हो सकती है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे जो अमित था उस सीज़न में, मैंने बिग बॉस सीज़न 1 के बारे में भी बात की है, आप चाहें तो मेरे वीडियो में देख सकते हैं। तो अमित का वहाँ पर एक अलग ही सिनेरियो चलता था। अमित नीरू को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज़ी था। ही वॉज मैडली इन लव विद नीरू, और वो दिखता था। राखी ने उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश की थी, राखी सावंत ने, लेकिन अमित ने उसको भी झाड़ के रख दिया था, जिसकी वजह से राखी काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी। देन उसने जो है फिर एक जो है अभिषेक अवस्थी का नाम उसने इंट्रोड्यूस किया कि नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड है, और इस शो से ही हमें अभिषेक अवस्थी भी दिखाई देता है। उसके बाद अभिषेक अवस्थी के साथ राखी ने नच बलिए किया था सन 2007 में। तो बिग बॉस में ही राखी के नए रंग पता चले थे, मैं कहूँगी प्यार के रंग पता चले थे, अभिषेक अवस्थी का नाम सामने आया था। लेकिन जो अमित था वो नीरू की तरफ डेडिकेटेड था, इतना डेडिकेटेड था कि वो नीरू की तस्वीर से जो है वो उसके साथ डांस किया करता था। मतलब हमने बिग बॉस सीज़न 1 में अनुपमा वर्मा और आर्यन वैद की लव स्टोरी को आप लोगों ने ज़रूर पसंद किया होगा, क्योंकि वो लव स्टोरी उस घर में बनी। लेकिन अमित साथ अपने साथ एक लव स्टोरी लेकर आया था, वो थी नीरू बावजा, जो बाहर उसका वेट कर रही थी। और नीरू के लिए जो अमित की जो दीवानगी थी वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई। और अमित को मैं ये नहीं कहूँगी कि वो उसको लोगों ने शो में पसंद नहीं किया, लेकिन यस उसको जो है उसका जो एक अग्रेशन था उसको भी कहीं ना कहीं वो प्यार और वो कहते हैं ना उसकी वो अच्छी लगती थी लोगों को। और अमित का जो है बिग बॉस में बहुत बुरा हाल भी हो गया था। अमित जो है लिटरली डिप्रेशन में चला गया था, उसके लिए जो है काउंसलर बुलाया गया था, उसकी काउंसलिंग हुई थी, वो रोता रहता था मुझे नीरू के पास जाना है, मुझे जाना है। आई थिंक जिन्होंने भी बिग बॉस सीज़न 1 देखा होगा वो सब लोग इस बात से गवाह है, इस बात के वो लोग गवाह है कि कैसे अमित ने हाथ पैर जोड़े थे कि मुझे शो से बाहर निकालो, और जब अमित शो से बाहर आया तो नीरू उसको लेने आई, तो वो भी चीज़ देखने को मिली। तो लोगों ने काफ़ी उस चीज़ को अप्रिशिएट किया। अमित बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर गाया था। हमने बिग बॉस के सीज़न में कई शॉर्ट टेम्पर लड़के देखे हैं, लेकिन अमित का एक एंगर अलग लेवल का था और वो जेन्युइन भी था, क्योंकि वो सेल्फ मेड लड़का था, बिल्कुल सेल्फ मेड लड़का था। वो कहता था मैं सड़क से हूँ, उसने सब काम किया है, उसने शायद वॉचमैन का भी काम किया है, लकड़ी वो कुछ बनाने का, टेबल कुर्सी, वो कहता था मैंने अपने आप को स्टैंड किया है। तो वो एक सेल्फ मेड बंदा था। तो वो सेल्फ मेड बंदे जो होते हैं ना उन वो फियरलेस भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने मार खाई भी होती है, मार मारी भी होती है, और वो जो है उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी आता है। उनको जो है चीड़ फाड़ जो कहते हैं ना सड़क पे जो बच्चे पलते हैं, वो उनकी जो अपब्रिंगिंग होती है वो बड़ी निडर किस्म की होती है, क्योंकि वो मारते भी हैं, मार खाते भी हैं, वो डरते भी हैं, डराते भी हैं, उनको हर तरीके से दाव पेच वो सीख जाते हैं क्योंकि वो सड़कों पे पलते हैं। तो ऐसे ही अमित की भी एक जर्नी रही है, तो वो जर्नी जो उसकी रही है उसके एक्सपीरियंसेस दिखे हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज में। तो उसके बाद जो है नीरू को धीरे धीरे जो है फिल्में मिलना शुरू हुई, और फिर जो है सन 2010 में ये खबर आती है
कि जो नीरू और अमित का ब्रेकअप हो जाता है। नीरू ने बॉलीवुड में भी अपने हाथ आजमाने की कोशिश करी फिल्म प्रिंस से, जो जिसमें विवेक ओबरॉय थे। ये फिल्म बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी और नीरू का बॉलीवुड में चमकने का जो सपना था वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ। लेकिन पंजाब इंडस्ट्री में नीरू ने बहुत कामयाबी हासिल करी है और नीरू ने आगे जाकर एक वेल एस्टेब्लिश बंदे से शादी कर ली और आज वो 3 बेटियां हैं और अपने करियर को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी मैरिज को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रही है। वहीं अमित साध ने फिर जो है काई पोचे से अपनी शुरुआत करी और उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। वेब सीरीज़ हो, फिल्में हो, कैरेक्टर रोल्स हो, अमित आगे बढ़ते रहे। अमित ने अच्छा काम किया। इन दोनों की सबसे जो एक बात थी कि ये लोगों ने कभी अलग होने के बाद एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं बोला। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। क्योंकि क्या होता है कि ठीक है, आप अपना रिलेशनशिप इज़्ज़त से नहीं चला पाए, बट एटलीस्ट उसका जो क्लोजर था वो आपने रिस्पेक्टफुल दिया और कभी भी एक दूसरे को पलट के नहीं देखा, एक दूसरे की ज़िंदगियों में झांकने की कोशिश नहीं की, एक दूसरे की ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश नहीं की, जो अक्सर कपल्स करते हैं, एक्स कपल करते हैं कि पता नहीं कितने साल बाद भी वो वापस आ जाते हैं परेशान करने के लिए, आपको मेंटल टॉर्चर करने के लिए, आपके दिल को, आपके हार्ट को लिटरली वो टच करने की कोशिश करते हैं कि भाई आज भी इसे जब मैं टच करती हूँ या करता हूँ तो ये मेरे नाम की आवाज़ें देता है या नहीं देता है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि इन दोनों ने एक दूसरे को कभी भी परेशान नहीं किया और आज दोनों अपनी लाइफ में अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। अमित साध अभी भी सिंगल हैं, उनके रिलेशनशिप्स डेफिनेटली रहे लेकिन उनको शादी तक कोई भी रिलेशनशिप पहुंचा नहीं। उधर नीरू का तो आपको पता ही है कि नीरू आज एक वेल सेटल्ड वुमेन है और कहीं ना कहीं जो है दोनों ने शायद एक ख्वाब देखा था जो करियर के लिए, एटलीस्ट वो काफ़ी हद तक पूरा हुआ है। क्या होता है ना, जब आप एक गोल लेकर एक शहर में आते हो कुछ बनने के लिए और उस गोल से ज़्यादा आप एक रिलेशनशिप को संभालने के गोल में लग जाते हो तो आपका करियर डिस्टर्ब होता है, आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी डिस्टर्ब होती है क्योंकि आपको उस रिलेशनशिप को चलाने का स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है रादर देन कि आप अपने करियर को चलाने में ज़्यादा ध्यान लगाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है और शायद यही सोचकर जो है दोनों का ब्रेकअप हुआ। या हो सकता है कि इनसिक्योरिटी की वजह से रहा हो सकता हो अमित शादी के लिए ज़ोर दे रहे हों और क्योंकि नीरू को अपना करियर बनाना था, मे बी शायद बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। या हो सकता है नीरू को तब जो चीज़ चाहिए थी वो अब वो चीज़ ना उनको करनी हो भविष्य में, या जो अब उनके पास है वो एक वक्त पे उनको नहीं चाहिए हो। या हो सकता है अमित आज जो ज़िंदगी जी रहे हैं, अपना एक अकेले खुशहाल ज़िंदगी वो जी रहे हैं, तो हो सकता है वो अब वैसी ज़िंदगी उस वक्त जीना की चाह रख रहे हों। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि एक्चुअल में देखिए हम लोग सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्या रीज़न रहा होगा कि एक पैशनेटिव लव स्टोरी को शादी का जो है वो मुकाम नहीं मिल सका, उनको एक शादी की मंजिल नसीब नहीं हो सकी, वो क्यों रहा होगा। क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर हम लोग जो है ये सोचते हैं जब हमारे अंदर रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर इनसिक्योरिटी आ जाती है तो हम सोचते हैं यार शादी कर लो और उसके बाद बच्चे हो जाएंगे तो हमारा रिलेशनशिप एकदम से सिक्योर हो जाएगा। पर वो ऐसा होता नहीं। आज आप देख लीजिए, बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, फिर भी डाइवोर्स हो रहा है। पहले लोग कहते थे कि भाई खूबसूरत जिसकी बीवी होगी उसका पति कहाँ कहीं भटकेगा, लेकिन अब तो आप देख लीजिए कि भाई जिसकी बीवी मिस वर्ल्ड है वो अपनी मिस वर्ल्ड बीवी को ना देख करके वो किसको देख रहा है। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो हम अनुमान अटकलें लगाया करते थे कि अरे भाई ये नहीं है ना, इसी वजह से रिश्ता टूट गया, आज वो सारी चीज़ें जो एक रिलेशनशिप में हम लोग मांगते हैं, बच्चे, खूबसूरती, पैसा, सब कुछ है, फिर भी कपल साथ में नहीं रह पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन, एक बहुत बड़ा एक सवाल होने लगा है कि लोग चाहते क्या हैं। यही एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो गई है कि मोहब्बत करना और शादी करना ये कितनी बड़ी जो है, दोनों एक अलग चीज़ बन चुकी हैं।
पहले लोग बोलते थे कि भाई मोहब्बत का दूसरा नाम है शादी और शादी का दूसरा नाम है मोहब्बत, लेकिन अब ना मोहब्बत ठीक से चल पाती है ना ही शादी चल पाती है। और ये जो कपल है इनसे सीखना चाहिए कि भाई आप लोग जो हैं इतनी जल्दी लाइफ के डिसीजन कर लेते हैं, लिव इन में तक रह लेते हैं और फिर उसके बाद जब रिलेशनशिप टूटता है तो उस पैशनेटिव रिलेशनशिप की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। तो ये देखा जाए तो हमें इन कपल से सीखना चाहिए कि इतना प्यार इतनी मोहब्बत होने के बावजूद भी ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों अपने 8 साल के रिलेशनशिप को इन्होंने ख़त्म कर दिया और इतनी ज़्यादा बेरहमी से ख़त्म कर दिया कि कभी मुड़कर भी नहीं देखा। हालांकि प्रैक्टिकल वे से अच्छी बात है, लेकिन इमोशनली तो डेफिनेटली बड़ा वियर्ड लगता है। और डेफिनेटली नीरू शायद हो सकता है अमित की फ़िल्में देखती होंगी, वो देखती होंगी कि हाँ ये लड़का मेरे साथ रहता था, मैं इसके साथ रहती थी और तब मैं इसके लिए क्या सोचती थी और आज मैं इसकी ज़िंदगी में नहीं हूँ तो ये कहाँ स्टैंड कर रहा है। इवन ऑफ कोर्स नीरू की भी काम वगैरह बातें, आजकल सोशल मीडिया है तो किसी के बारे में कुछ मालूमात करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो फिर भी वो एक फीलिंग तो रहती है ना कि आप कितना इंटेंस रिलेशनशिप आपने बनाया, इतने साल आप रहे एक दूसरे को, मतलब सर से पैर तक ऊपर से आप एक दूसरे को जान चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, ट्रस्ट इश्यूज़ थे, फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, क्योंकि पैसों को लेकर भी प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि कितनी भी लड़कियां सेल्फ मेड हों या फेमिनिज़म को प्रमोट करती हों या कितना भी इंडिविजुअलिटी में बिलीव करती हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि जब हम फैमिली स्टार्ट करें तब हमारा जो हस्बैंड है वो सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी उठाए। क्योंकि औरतों के लिए बच्चा पैदा करना एक बहुत बड़ी बात होती है। नो मैटर आजकल लड़कियां जो हैं अपना करियर भी बैलेंस करती हैं, बट कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि भाई हमारे हस्बैंड बैठे हैं फाइनेंशियली हमें देखने के लिए, अगर कभी कुछ मिसहैप होता भी है तो यहाँ पर हो सकता है ये बात हो। क्योंकि अमित को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा था, कभी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, कभी शोज़ नहीं चल रहे थे, क्योंकि जो जो अमित को शोज़ मिलते थे वो चल नहीं पाते थे, या कभी कोई प्रोड्यूसर्स के साथ कोई दिक्कत हो जाती थी, बहुत कुछ हुआ करता था। और ऑब्वियसली आप एक यंग होते हो, आपके अंदर एक वो मैच्योरिटी नहीं होती है, तो आप जो है एक रैशनल डिसीजन ले लेते हो। हो सकता है इसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा कारण बना हो कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो काम तुम्हें मिलेगा कैसे, मैं तो सक्सेस की तरफ बढ़ रही हूँ, तुम कहाँ बढ़ोगे, तुम कैसे करोगे, फिर तुम्हारी ईगो को हर्ट होगा। तो बहुत सारे ना, इतना आसान नहीं होता है ये प्यार मोहब्बत ये सब करना, इसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। प्यार करना तो चुटकियों का काम है, लेकिन उसको निभाना और अपनी लाइफ के एंड तक, जब तक आप जिंदा हो तब तक निभाना, ये लोहे के चने चबाने बराबर है। और वो भी सिंसेरिटी के साथ में निभा तो सारे ही रहे हैं, हर कोई तलाक नहीं ले रहा है। अभी भी लोग इतनी आसानी से हमारे समाज में तलाक नहीं लेते हैं। कई मर्द लोग इतने इनसिक्योर होते हैं, वो फटाफट शादी के बाद अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट कर देते हैं कि भाई बच्चा रहेगा तो बीवी कहीं नहीं जाएगी। अगर कुछ हस्बैंड दूर रहते हैं तो वो अपनी बीवियों को खटाक से प्रेग्नेंट कर देते हैं। एक बच्चा हो जाता है, बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है अरे बीवी जो है, बीवी की जो माइंड सेट है वो थोड़ा फ्री हो रहा है, वो बाहर निकलने लगी है, कहीं उसका अफेयर ना हो जाए तो उनके पेट में एक और बच्चा डाल दो ताकि अब वो कहीं और ना सोचे। तो इनसिक्योरिटीज़ बहुत कुछ होता है। ये मैंने एक बहुत साल पहले ना दूरदर्शन के एक शो में ये ऐसी कहानी देखी थी, मैं उसी के माध्यम से बता रही हूँ। तो ये सारी बातें होती हैं कि कैसे एक रिलेशनशिप को लेकर जो है हम जितनी आसानी से रिलेशन बोलते हैं, मैरिज बोलते हैं, लेकिन उसको निभाना चलाना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है, शायद उससे ज़्यादा। तो यही बात होती है कि कपल्स में आजकल इतने कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चा, खूबसूरती, पैसा, कंफर्ट सब कुछ है, फिर भी वो एक दूसरे के साथ में खुश नहीं है। अब वो क्या खुशी है वो तो भैया वो भी नहीं उनको कुछ पता होती। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है तो उनको वो भी प्रॉब्लम बयां करनी नहीं आती, और ऐसा होता भी है
कि आपको कभी खुद समझ नहीं आ रहा होता आपको चाहिए क्या। ये ऐसी सिचुएशन भी इंसान की ज़िंदगी में आती है। बट खैर मैं यही कहूँगी कि दोनों ने जो भी डिसीजन लिया वो शायद सही साबित हुआ। दोनों आज अपनी अपनी मंजिल में खुश हैं, मंजिलें पाकर खुश हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं। नीरू भी वेल सेटल्ड हैं और अमित भी अपने करियर में, आज अमित के पास भी एक अच्छी पहचान है। अमित ने भी काफ़ी संघर्ष किया है और मुझे काफ़ी खुशी होती है कि इंसान जब इतना संघर्ष करके जो है एक मुकाम तक पहुंचता है तो वो उसे वो वक्त मिलता है उस मुकाम को एंजॉय करने में। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा है मैंने, इरफान खान के साथ भी ये देखा कि इतने संघर्ष के बाद उनको पहचान मिली, फिल्मों में काम मिला, हॉलीवुड में काम मिला, लेकिन उसके बाद उनकी सेहत ऐसी बिगड़ी कि उन्हें इस दुनिया से ही जाना पड़ा। तो आप सोचिए कि इंसान इतनी मेहनत करता है एक मुकाम हासिल करने के लिए और वो पहुंच भी जाता है, और जैसे ही वो पहुंचता है तो उसको कुदरत से बुलावा आ जाता है कि चलो भाई तुम्हारा टाइम पूरा हुआ, अब चलो ये दुनिया छोड़ के तुम्हें जाना है। तो ये मेहनत, ये वो एक गाना है ना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो जब इंसान मंजिल तक पहुंचता है, अब उस कामयाबी के शिखर तक पहुंचता है, तो उसको यही फीलिंग आती होगी कि ये मंजिल, ये मेहनत, ये शोहरत अब मेरे काम की नहीं, अब मुझे ये सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। मतलब अभी तो मैं यहाँ पहुँचा था। बट आई एम वेरी हैप्पी कि दोनों अपनी अपनी लाइफ में वो जी रहे हैं जिसे पाने के लिए, जिस मोमेंट को पाने के लिए इन लोगों ने इतना संघर्ष किया। आई विश बोथ ऑफ देम ऑल द वेरी बेस्ट, और दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मैंने कोई ट्रोल नहीं किया, बस मुझे लगा कि मैं इनकी कहानी को एक बार फिर से याद करूं और लोगों को जो है वो बातें याद दिलाऊं। क्योंकि ऑब्वियसली पहले के जो रिलेशनशिप्स होते थे या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते थे उनका एक अलग सिनेरियो होता था, क्योंकि वो भी शायद सोशल मीडिया की चपेट में नहीं थे। क्योंकि अब तो क्या है, फैशन इंडस्ट्री हो, ग्लैमर इंडस्ट्री हो, वो तो कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन ग्लैमर इंडस्ट्री में भी ये सोशल मीडिया इंडस्ट्री जब से आई है तब से उनके लिए भी सिचुएशन मुझे लगता है और ख़राब हो गई है। तो शायद मुझे यही लगता है कि एक ये भी वजह है कि ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये ज़्यादा टिकते नहीं हैं। लेकिन उस वक्त उस ज़माने में थोड़े टिक जाते थे, थोड़े अच्छे थे। तो उसी हिसाब से जो है ये उस दौर में ये जोड़ी निकल के आई थी। दोनों ने नच बलिए में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ से इविक्ट हो गए। फिर उसके बाद बिग बॉस, और फिर कुछ एक फिल्में भी उन्होंने, हॉरर शायद फिल्में भी की थी बट वो चली नहीं। एक फिल्म भी की थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, विकिपीडिया पे होगा उसका जिक्र। तो बहुत लंबी जर्नी, लंबी पारी दोनों ने इंडस्ट्री में खेली, और आज अपनी अपने जो पारी खेली है उनका उनको थोड़ा बहुत मिला भी है रिपे। तो और कुछ ज़्यादा बताने लायक है नहीं। दोनों ने जो है करियर अपने टेलीविज़न से शुरू किए, और मैंने अमित की भी जर्नी देखी है, नीरू की भी जर्नी देखी है, और दोनों ने टेलीविज़न इंडस्ट्री से शुरुआत करी। एक ने रीजनल सिनेमा में एक नाम बनाया और दूसरे ने जो है बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। और डेफिनेटली दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में जो है आज बहुत खुश हैं और खुश रहना भी चाहिए। लेकिन हाँ, ये बुरा लगता है कि जब आप ऐसे अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में आप किसी के साथ मिलते हो, किसी को मेंटल सपोर्ट देते हो, आपको किसी से मेंटल सपोर्ट मिलता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो सपोर्ट ज़्यादा देर तक चल नहीं पाता है और आपको उस इंसान का जो है साथ छोड़ना पड़ता है। क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हम लोग एक्चुअली चाहते क्या है, हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे करीबी हैं, जो हमारे अपने हैं, वो हमें हमारे अकॉर्डिंगली हमसे डील करें, हमें उस तरीके से ट्रीट करें जैसा हम चाहते हैं। पर वो ऐसा होता नहीं है। ये हर रिलेशनशिप में है, चाहे माँ बाप और बच्चों के बीच में कह लो, भाई बहन के बीच में कह लो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में कह लो, सास बहू के बीच में कह लो, पति पत्नी के बीच में कह लो।
यहाँ पर मुद्दा यही आता है कि एक इंसान जो है वो स्ट्रगल करता है कि भाई मेरे जो करीबी है, मेरे दोस्त हैं, वो मुझे मेरे साथ वैसे ट्रीट करें जैसा मैं चाहता हूँ, पर वो होता नहीं है। हर कोई अपनी सूझबूझ से ही ट्रीट करता है। कभी कभी हमें अच्छा लगता है, कभी हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा जो है एक इंसानी फितरत का रहता है, और इसी की वजह से वो खुद भी घूमता रहता है और दूसरों को भी घुमाता रहता है। वो खुद भी कंफ्यूज रहता है और औरों को भी कंफ्यूज रहता है। और शायद मुझे लगता है अब ये सिचुएशन ज़्यादा हो गई है, क्योंकि कई बार हम लोग एडजस्ट कर लेते थे, आज की तारीख में जो बच्चे हैं, जो कपल्स हैं, वो नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से है जो है उन्हें इतना सब कुछ देखना पड़ता है और उससे उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। लेकिन आई मस्ट से कि अमित ने अपने आप पर काम किया। इतनी क्रॉनिक क्रिटिकल सिचुएशन होने के बाद देखा जाए तो अमित के पास कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं है। उसके बाद नीरू के जाने के बाद उसने अपने आप को संभाला। और जो है जिस तरीके से जब आप प्यार में होते हो किसी के, तो आप ये बोलते हो कि भाई मैं तेरे बगैर जी नहीं सकूँगा, तुम चले गए तो मैं भी नहीं ज़िंदा रहूँगी या रहूँगा। लेकिन जब वो एक्चुअली इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाता है और अपनी मर्ज़ी से जाता है, एंड ऑफ कोर्स आपकी भी मर्ज़ी होती है, कभी कभी नहीं भी होती है, लेकिन शायद अपने भविष्य के लिए, शायद अपने से ज़्यादा सामने वाले भविष्य के लिए, सामने वाले के भविष्य के लिए आपको उसके इस डिसीजन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसके बाद जो आप बिल्कुल तन्हा रह जाते हो, अकेले रह जाते हो और कोई फैमिली सपोर्ट भी नहीं होता है, उसके बावजूद भी आप सरवाइव करते हो और यहाँ तक पहुँचते हो। ये चीज़ मुझे अमित की काफ़ी अच्छी लगी कि अमित ने अपने आप को जो है टूटते हुए, बिखरते हुए, जो होने के बावजूद भी खुद को संभाल कर, देखिए हर इंसान टूटता है, बिखरता है और ये होना भी चाहिए। क्योंकि आप जब हर चीज़ अंदर घोट के रख जाते हो ना, तो वो भी सही नहीं होता है। आप अकेले में रोइए, चीखिए, चिल्लाइए, लेकिन फिर उसके बाद उससे बाहर आइए। और ये मुझे लगता है अमित ने भी किया होगा, क्योंकि मैंने लिटरली अमित को बिग बॉस में रोते हुए, बिलखते हुए देखा है। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि जब नीरू उसकी लाइफ से गई होगी तो उसको फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उसने अपने आप को संभाला। अब नो मैटर किसकी गलती थी, हो सकता है अमित की गलती हो, उसको लगता हो कि हाँ भाई मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, ना मैं एक वुड बी हस्बैंड बन सकता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए एक मेमोरीज तो होती हैं। एक इंसान के साथ आप इतना लंबा वक्त बिताते हो तो वो बहुत सारी यादें आपके साथ छोड़ के जाता है, आपके साथ वो यादें लेकर जाता भी है, लेकिन मुझे लगता है वो यादें छोड़ के भी उससे ज़्यादा जाता है। तो यही वजह है, लेकिन उसके बावजूद भी उन यादों को जो है वो समेट कर एक साइड में रख कर अपनी लाइफ शुरू करना, ये काफ़ी काबिल तारीफ़ मुझे अमित साथ का लगता है। एंड ऑफ कोर्स नीरू बहुत अच्छा कर रही है। उसने अपने करियर को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया कि हाँ भाई शादी हो गई, बच्चे हो गए, मैं घर बैठ के ही नहीं। ये चीज़ मुझे नीरू की बहुत अच्छी लगी कि उसकी बच्चियां हैं, हस्बैंड है, शादी है और वो इतना अच्छा काम कर रही है और अभी भी पब्लिक जो है उसको देखना चाहती है। पंजाबी सिनेमा में उसके काम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। तो खैर अब मैं ये वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और उम्मीद करूँगी कि मैं आगे भी ऐसे कुछ गुमनाम कपल्स के बारे में बात करूँ जो एक वक्त पे बहुत ही टॉक अबाउट कपल थे, आज उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो शायद मुझे अगर कोई और ऐसे कपल मिले तो मैं उनके बारे में ज़रूर बात करूँगी। तो आप लोग भी बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा ये पॉडकास्ट। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।